तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो ना, तो ये लोग जब टेस्ट देना तब तुम 1 घंटा बैठ के पढ़ लेना और तुम टेस्ट की क्लास के बाद टेस्ट दे के चले जाना। टेस्ट आज ही दे दो, लेकिन डिले मत करो, ठीक है? 1 घंटा पढ़ लेना शांति से बैठ के, और रूम खाली है, ऊपर भी खाली है रूम। शुरू करते हैं आज एक नया एएस जिसका नाम है AS7 सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या नाम है? सामने देखो, ये एक डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है। तो जो भी डिस्क्लोजर बेस्ड एएस होते हैं, डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन उन एएस में से आता है। अपन डिस्क्लोजर हर चैप्टर में ही पढ़ते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर का जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा, क्योंकि डिस्क्लोजर बेस्ड है। इसके बाद का एएस है AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है। एक AS1 पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो भी डिस्क्लोजर बेस्ड एएस था। AS3 में कैश फ्लो में क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, वो भी डिस्क्लोजर बेस्ड था। तो डिस्क्लोजर बेस्ड एएस में से डिस्क्लोजर्स आते हैं, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब देखो, बढ़िया एएस है, इसकी हर एएस की तरह पहले इसकी थीम समझते हैं। सामने देखो, एक बिजनेसमैन एक बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है, वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स में डील करती है, वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज में डील करती है। तो जब वो अपना टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस निकालती है तो उसे वो टोटलिटी में तो अच्छा नजर आता है, लेकिन जब वो उसको इन डेप्थ एनालाइज करे सेगमेंट वाइज कि कौन से सेगमेंट से उसने कितना कमाया, तो उसे क्लैरिटी पता चलती है। उसमें फिर उसे ये पता चलेगा कि कुछ सेगमेंट हमारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ सेगमेंट हमारे हाईली रेटेड सेगमेंट है जो सामने वाले की नजर में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और कुछ जो अंडर रेटेड है, जो स्टाइल से रेस में बहुत आगे आते जा रहे हैं, जो लोगों को नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमें पता है ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमें कब पता चलेगा? जब हम हर सेगमेंट को इंडिविजुअल बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक बहुत बढ़िया केस स्टडी लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ITC की। ITC जिसकी फुल फॉर्म थी इंपेरियल टोबैको कंपनी, आज़ाद हुए तब। फिर इन्होंने नाम चेंज करा इंडियन टोबैको कंपनी, फिर इन्होंने कर लिया I.T.C और फिर कर लिया ITC। 4 बार इसके नाम चेंज हुए हैं। हाँ, इंपेरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, I.T.C और फिर ITC। बेसिकली टोबैको आ रहा है नाम में, तो ये लोग सिगरेट्स बनाते थे और हर तरह के टोबैको प्रोडक्ट बनाते थे। अब टोबैको प्रोडक्ट में इनका बढ़िया था, ठीक है, तुम्हारी मैक्सिमम जितनी भी ये सिगरेट आती है विल्स की और इसकी उसकी, सब यही बनाते हैं। नाम भले इसके अलग अलग है, छोटी बड़ी सारी सिगरेट यही बनाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ब्रांड मुझे नहीं पता, बाकी सिद्धार्थ को पता होंगे। अरे तो यार ब्रांड तो पता, नॉलेज तो होनी चाहिए ना यार। आया नहीं जो पीता है, अच्छा, जिसको पता है वो आया नहीं, ठीक है। लक्ष्य की बात कर रहे हो क्या? हर चीज़ में लक्ष्य को ले आते हो तुम लोग। लक्ष्य बेचारा सीधा साधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है आगे घर से ही। तो अब ये जो टोबैको कंपनी थी, ये लोग टोबैको बना रहे थे आज़ादी के बाद से लेकर भी। 1990 में क्या हुआ कि जब मार्केट खुला तो अलग अलग कंपनियां भी भारत में आई और इन्होंने देखा कि भैया अब सरकार इस पर टैक्स भी बहुत लगाएगी। पहले इतना टैक्स नहीं था, आज टैक्स बहुत है, सिगरेट पे बहुत टैक्स है, टोबैको प्रोडक्ट पे बहुत टैक्स है। तो इनको ये समझ में आ गया धीरे धीरे कि भैया अब हम लोगों को टोबैको से मूव ऑन करना चाहिए, धीरे धीरे हमें दूसरी चीज़ों में भी जाना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा, एक्सपोर्ट शुरू किया। एक्सपोर्ट कैसे शुरू किया कि इन्होंने फार्मर्स से, इनके लिंक बहुत अच्छे थे, क्योंकि टोबैको के लिए जो आपको वो चाहिए, हाँ ठीक है जो वीट चाहिए वो इनको फार्मर से ही मिलता था। अफीम की जो खेती होती, तो वो इन लोगों को, अरे भाई जो भी तरह का इंग्रेडिएंट्स फार्मर से चाहिए होता था, ठीक है, उसकी वजह से इन लोगों की फार्मर के साथ तालमेल अच्छे थे। तो इन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू किया और फार्मर्स इनको डायरेक्ट सप्लाई देते थे।
इनकी हरियाणा और उधर यूपी साइड में फार्मरों से बहुत अच्छी पकड़ है। इन्होंने एक ITC चौपाल करके एक चीज़ भी शुरू करी थी, उसमें ये लोगों ने फार्मर्स को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स दिए थे, उन लोगों को कंप्यूटर प्रोवाइड करे थे। तो मैं इंडियन इको में इसका एक रेफरेंस भी आया था, ITC चौपाल करके। इन्होंने चौपाल करके ITC चौपाल करके एक प्रोग्राम चलाया था। उस प्रोग्राम के तहत इन्होंने सारे फार्मर्स को मॉडर्नाइज और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया था। उसमें भी इनका बहुत अच्छा एक फार्मर्स के साथ लिंकअप तैयार हुआ था। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपोर्ट में शुरू किया, सिगरेट के बाद एक्सपोर्ट में आए। फिर ये लोग होटल में भी आए, लेकिन होटल इतने चले नहीं। ITC के होटल से बहुत सारे अभी भी है, लेकिन उससे उतना रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ नहीं। फिर ये लोग आए पेपर वगैरह में, पेपर बोर्ड वगैरह बनाने में। इसमें क्लासमेट के रजिस्टर्स है, वो अभी भी चलते हैं और उसमें भी इन्होंने अच्छा किया। उसके बाद ये आए सबसे शानदार चीज़ में, FMCG में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। इसमें ये बिंगो विंगो सब इनका है, आशीर्वाद का आटा इनका है, ठीक है। हाँ, सनफिश इनके है, यिप्पी इनकी है। यिप्पी एक टाइम पे बहुत ज़बरदस्त मैगी को कॉम्पीट कर रही थी। अब ये जितने भी FMCG के प्रोडक्ट्स है, इसमें भी इन लोगों का बहुत बढ़िया है। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं ITC के रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज देखूं, ITC के रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज देखूं, तो इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा FMCG से आ रहा है। अभी इनका FMCG से आ रहा है 26.6% रेवेन्यू। सिगरेट अभी भी इनका हाईएस्ट है, लेकिन FMCG बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिगरेट अब कम होके कितना रह गया है, 38%। 100% से कितना रह गया है, 38%। 26% इनका आ रहा है किससे, FMCG से। ये सिगरेट है इनका, ठीक है। इनका पेपर से आ रहा है 10%, 10.2%। ये क्लासमेट के रजिस्टर और ये सब पेपर वेपर से, ठीक है। एग्रीकल्चर मैंने कहा इन्होंने एक्सपोर्ट वगैरह शुरू किया था, उससे भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू है, 20%, ठीक है। होटल से इनका बहुत कम आ रहा है, 3.7% होटल। ये इनके सेगमेंट वाइज रिपोर्ट है। अभी ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या बचा, वो तो मेरे से सही बना नहीं, वो कुछ बचा नहीं है। 100 हो गए, हो तो गए, कहाँ से लाऊं बाकी। 38, 26 और ये 3 है, ये 10 है और 20 है। क्या बोल रही है, 98, 1% जेब से मिला ले। राउंड ऑफ में वो होगा ना यार, अभी इसने दिया है, मैं क्या करूँ यार। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है ये। चलो, तो ये इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें हर सेगमेंट से कितना रेवेन्यू हो रहा है ये पता चलना बहुत जरूरी है। अब आज इससे इनको ये पता चल रहा है, ये FMCG इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इन्होंने ये भी सोचा कि यार हम सिगरेट विगरेट बनाते हैं, इससे गुडविल भी अच्छी नहीं है, तो इनको थोड़ी अपनी छवि भी सुधारनी थी। तो ये लोग क्लासमेट के रजिस्टर पे गए, एग्रीकल्चर बिजनेस में गए, होटल्स में आए, FMCG में आए, FMCG में। लेकिन सिगरेट बंद क्यों नहीं कर रहे सर ये, क्योंकि आज भी प्रॉफिट सिगरेट से ही हो रहा है। ये सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से फास्ट प्रॉफिट देने वाले नहीं है। 5-5 रुपए की यिप्पी में कुछ बचता करता नहीं है, इनको कुछ भी नहीं बचता। ये फास्ट मूविंग आइटम में तुम्हें मैंने बोला है ना, किराने वाले को देखा करो तुम, 126 रुपए का बिल होगा तो 125 भी नहीं लेगा, 1 रुपया लेगा। उसे पता है 1 रुपये का ही धंधा है। तो ये रुपया उठाने के धंधे हैं, ज़्यादा बड़े धंधे। ये सेल में बड़े दिखते हैं, प्रॉफिट में बड़े। अभी इसका मैं एक प्रॉफिट वाला सेगमेंट भी लाऊं तो उसमें आज भी सिगरेट रोल कर रहा है। या ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, इन सबको चला कौन रहा है, सिगरेट। इसलिए कभी इसको बंद नहीं करेंगे, डिस्पाइट कि इस पर इतना टैक्सेस लगा हुआ है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। कचरे की क्या कॉस्ट होगी, कचरा तो कचरा ही है। गंदगी क्या कॉस्ट होगी, गंदे है तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है। अब इसकी जो कॉस्ट बढ़ती है वो भी प्रॉफिट की वजह से बढ़ती है, अरे टैक्स की वजह से बढ़ती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई है। इससे अपन ने पढ़ा है कि जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है उस पर टैक्सेस भी हाई होते हैं, ठीक है। इनकी डिमांड भी हाई है, इलास्टिसिटी भी हाई है। अरे सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, इलास्टिसिटी लो है और डिमांड हाई है।
क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी लो है, मतलब प्राइस में चेंज आने से इनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज। 10 रुपए की सिगरेट मिलती थी तब भी पी रहे हैं, आज 20 की हो गई है तो भी पी रहे हैं, 50 की हो जाएगी तो भी पिएंगे, पीने वाला पी रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनकी इलास्टिसिटी क्या है, लो है, और इनकी डिमांड बहुत ही हाई है। इस वजह से FMCG से ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग इससे कमाते हैं, और इन प्रॉफिट से ही ये सारे ऑपरेशंस चलते हैं। इनसे एक चीज़ और ये भी सीखने को मिली अपन को कि इन्होंने समय पर रहकर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। अपन SM में पढ़ते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगे कि आपका बिजनेस पीक पे आ गया है, फटाफट से डाइवर्सिफाई कर लो, या आपको ज़रा सा भी थ्रेट नज़र आ रहा है। इन्होंने सारा डाइवर्सिफिकेशन 90s के बाद शुरू किया, जब हम LPG के रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि ये लोग समझ गए कि रिफॉर्म आने के बाद अब इकोनॉमी खुलेगी, इकोनॉमी खुलेगी तो एक जगह पे स्ट्रक रहना सही, कंपटीशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन्होंने फटाफट अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। खैर, अब AS पे आते हैं। ये सिर्फ तुम्हें इतना ये समझाने का मकसद इतना सा था कि हमें ये पता चलना चाहिए कि किस सेगमेंट से हमारा कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसलिए ये AS लाया गया, जिसका नाम है AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब एक थीम और समझ लो इसकी। मैं इस पूरे AS में आपको पहले ये पढ़ाऊंगा, सामने देखना, कि हमारे जितने भी तरह के बिजनेसेस हैं उन्हें किस आधार के हिसाब से सेगमेंट बनाना है। तो दो तरह के सेगमेंट पढ़ेंगे हम लोग, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। और भी आधार हो सकते हैं, लेकिन इस AS ने 2 आधार को कवर किया है। फिर एक बार मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया कि इस हिसाब से सेगमेंट बनाने हैं, फिर उसमें ये पढ़ाऊंगा इस सेगमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंस और एसेट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इनको इंटायरली डिफरेंट ट्रीट करेंगे हम। अब हम ये नहीं मानेंगे कि ये सब एक कॉर्पोरेट के हिस्से है। हर सेगमेंट का अपना रेवेन्यू, हर सेगमेंट की अपनी एसेट, हर सेगमेंट की अपनी लायबिलिटी, हर सेगमेंट का अपना एक्सपेंस। सेकेंड नंबर पे ये पढ़ाऊंगा। थर्ड नंबर पे ये पढ़ाऊंगा कि इन सेगमेंटों में से रिपोर्टिंग सेगमेंट कौन से है। रिपोर्टिंग मतलब कि इनमें से कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसका हमें डिस्क्लोजर देना है, या सबका देना है। किसका डिस्क्लोजर देना है या सबका ही देना है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। और चौथे नंबर पे मिसलेनियस डिस्क्लोजर देना कैसे है, प्राइमरी डिस्क्लोजर, सेकेंडरी डिस्क्लोजर एंड अदर डिस्क्लोजर। ये 4 चीज़ों में से इसको समाप्त कर दूंगा। तो पहले तुम्हें ये पढ़ाऊंगा सेगमेंट कैसे बांटने हैं, फिर ये पढ़ाऊंगा उस सेगमेंट में एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम कैसे रिकॉर्ड करने हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करने हैं। थर्ड, इनमें से रिपोर्टिंग सेगमेंट कौन सा है, क्या सारे रिपोर्टिंग है, ऐसा भी हो सकता है सारे रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का आधार क्या होगा, अब जैसे इसमें एक सेगमेंट मेरा ऐसा था ITC होटल, वो तो 3% था सिर्फ, तो उसके लिए अलग डिस्क्लोजर दूँ या चलेगा। अब इसमें अभी आपने टोटल करा तो 98.8 हो रहा था, तो 1.2 में भी कुछ आ रहा होगा, तो अदर होंगे, छोटे मोटे काम और कर रहा होगा, ये कहीं से स्टील खरीद के बेच रहा होगा, कहीं को टायर वायर का कुछ कर रहा होगा। इतने नाम ही नहीं होंगे, लेकिन इनके एक बिजनेस थोड़ी होते हैं। रिलायंस के आप सेगमेंट निकाल लोगे क्या, ऐसा आता है 10,000 बिजनेस है रिलायंस के, एक थोड़ी है। हमें ऑयल दिखता है, हमें जियो दिखता है ना, हमें रिटेल दिखता है उसका, हाँ। और अब वो रिटेल स्टोर्स भी खोल रहा है टाटा की तरह, जैसे टाटा का जूडियो है, ठीक है। कियारा उसका है क्या, चलो जो भी है। अरे यार, कियारा तो सिद्धार्थ की है ना, इसकी नहीं है तो फर्जी है। इसकी तो जैसी इसकी हरकत है, इसकी तो कंगना होगी। तो वही, इसीलिए तो कह रहा हूँ कंगना ही मिलेगी तेरे को, ऐसे डाउट पूछेगा। बोल बोल बेटा, होता है वो लोग के लिए मेन सिगरेट है, तो वो सिगरेट को अलग दिखा के FMCG अलग दिखाते हैं। वो चाहे तो दोनों को मर्ज ही कर दे। अब वो मर्ज कर देंगे ना, तो उनको यही पता नहीं चलेगा कि सिगरेट्स के अलावा कितना FMCG है, इसलिए अलग करते हैं। बट अगर देखा जाए डेफिनेशन वाइज, तो सिगरेट भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, वो भी FMCG है। चलो यहाँ देखो, क्या बोला मैंने तुम्हें, 4 चीज़ों में चर्चा करेंगे। अब और कुछ बता रहा था क्या मैं तुम्हें अभी, हाँ
कि आपके अदर्स थे, मैं आपको ये बता रहा था कि 1.2% आपके अदर बिजनेस भी है, तो उन्हें भी रिपोर्ट करना है क्या, क्योंकि उसमें अदर में और भी चीजें आ गई। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट है और कौन से रिपोर्टिंग सेगमेंट, वो भी अपन पढ़ेंगे। और बाद में डिस्क्लोजर, प्राइमरी डिस्क्लोजर, सेकेंडली, इसमें डिस्क्लोजर याद करवाऊंगा आपको, किसी में भी याद नहीं करवाए हैं, बस रीड कर लिए, इसमें याद करवाऊंगा क्योंकि इसमें डिस्क्लोजर ही देना होता है। अब देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये पहले ये बताता है ये एस किन पे लगेगा किन पे नहीं, इसका एक पूरा चैप्टर है, लास्ट में पढ़ेंगे कौन से एस किस पे लगेंगे। तो यहाँ से काट दो इसे, शुरू करते हैं अपन लोग यहाँ से। दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है बिजनेस सेगमेंट, इसे एस के हिसाब से, आप और भी हिसाब से सेगमेंट बना सकते हो। इस एस ने दो तरह के सेगमेंट को मान्यता दी है, एक आपके बिजनेस सेगमेंट और एक होते हैं आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मेरी तरफ देखो, बिजनेस सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंक्ट है, उसे हम बिजनेस सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो मेरी तरफ देखो, रीड करो। दैट डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज जो इंगेज्ड है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट है, तो उन सेगमेंट्स को ग्रुप करके आप अलग अलग बिजनेस सेगमेंट बना। जैसे मैं मेरा बिजनेस सेगमेंट बनाऊं तो सीए, 11, 12 और बीकॉम ऐसे बना सकता हूं, ये मेरे बिजनेस सेगमेंट हो गए। क्योंकि 11, 12, सीए, बीकॉम आते सब कॉमर्स में है, लेकिन इन तीनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग, फीस एकदम अलग है, जो मेरा टाइम डिवोट होता है वो एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है, रिस्क एकदम अलग है, रिजल्ट का परसेंटेज एकदम अलग है। 11, 12 में जो है ऑलमोस्ट सब बच्चा पास, यहाँ पे डिपेंड्स, ठीक है। बीकॉम में यूनिवर्सिटी पे डिपेंड, ठीक है, और यहाँ पेपर पे डिपेंड, और वहाँ स्कूल पे है लेकिन 11 तो पास ही समझो, और 12 में भी 80, 85, 90% बोर्ड का परसेंटेज रहता ही है, पास फेल की तो दिक्कत नहीं आती है, परसेंटेज की आती है, वहाँ पे खेल परसेंटेज का है। तो मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी सब में अलग, फीस सब में अलग, यहाँ की फीस अलग, 11, 12 की अलग, उधर की अलग। तो मैं इन तीन को मैं मेरे बिजनेस सेगमेंट बोल सकता हूँ। तो मेरे बिजनेस सेगमेंट कितने हुए भाई साहब? 3, क्योंकि ये जो सर्विसेज में दे रहा हूँ, गुड्स तो मैं बना ही नहीं रहा, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, इन सर्विसेज के रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे दूसरे सेगमेंट के मुकाबले क्या है? अलग है, डिफरेंट है। अभी इसने बांटे थे वो भी बिजनेस सेगमेंट थे, एफएमसीजी, सिगरेट, होटल, क्लासमेट के रजिस्टर, पेपर और एक्सपोर्ट का बिजनेस, एग्रीकल्चर का, 5-6 थे इनके, वो 6 के 6 कौन से सेगमेंट है? बिजनेस सेगमेंट। मैक्सिमम लोग अपने सेगमेंट्स को बिजनेस के आधार पे बांटते हैं, बोलो एक बार। तुम किसी से भी सेगमेंट पूछोगे ना तो वो अपने सेगमेंट को बिजनेस के आधार पे बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? बढ़ो आगे बढ़ो। अब बिजनेस के आधार पे सेगमेंट को बांटने के लिए आप नेचर ऑफ गुड्स देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस देखो, कस्टमर कैसे कैसे आ रहे हैं आपके पास ये देखो, आप उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो ये देखो, इनके हिसाब से आप बिजनेस सेगमेंट बांट सकते हो। ये कुछ क्राइटेरिया है जो आप यूज में ले सकते हो बिजनेस सेगमेंट को अलोकेट करने के लिए। इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो, पांचों के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है, 5 बिजनेस सेगमेंट हो गए। 2 तरह के बिजनेस में डील कर रहे हो, दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है, 2 बिजनेस सेगमेंट हो गए। समझ गए? अब अगर मान लो मैं कोचिंग में होता और साथ के साथ एक फैक्ट्री भी चला रहा होता और कोचिंग में एक ही तरह का बैच ले रहा होता, सिर्फ सीए या सिर्फ 11, 12 या सिर्फ बीकॉम, तो फिर मुझे इसमें बिजनेस सेगमेंट कोचिंग में बनाने की जरूरत नहीं थी। कोचिंग मेरा फिर एक बिजनेस हो गया और फैक्ट्री मेरी दूसरा सेगमेंट हो गया। समझ गए ना? तो क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि एक कोचिंग में मैं एक ही तरह का बैच ले रहा हूं, भले मैं सुबह से शाम पढ़ा उसी को रहा हूं, सुबह भी सीए पढ़ा रहा हूं, दोपहर को भी सीए, शाम को भी सीए, पढ़ा सिर्फ सीए रहा हूं मैं, ठीक है, 8 घंटे भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग। तो मैं उसको ऐसे बैच वाइज नहीं बांट सकता कि मेरा बैच 1 जो है वो पहला सेगमेंट, बैच 2 जो है वो दूसरा सेगमेंट। क्यों नहीं कर सकता ऐसे? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम है,
है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग। सुन रहे हो, बराबर सुन रहे हो। नेक्स्ट, अब आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। क्या नाम है? मेरे साथ रिपीट करना। ऐसा सेगमेंट जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट differed from goods and services of another economic environment। आप एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे वाले के रिस्क एंड रिवॉर्ड से बिल्कुल अलग है। जैसे मैं अगर अपना बिजनेस इंडिया में चला रहा हूं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल अलग, और वही बिजनेस मैं दुबई में चला रहा हूं तो बिल्कुल अलग। इंडिया में भी अगर ये बिजनेस मैं महाराष्ट्र और गुजरात में कर रहा हूं तो बिल्कुल अलग, और यूपी और बिहार में कर रहा हूं तो बिल्कुल अलग। तो मैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी सेगमेंट बना सकता हूं। अब उसमें मैं बिजनेस को नहीं देखूंगा। अब मैं यूपी में बिहार में, सुनो, यूपी में और बिहार में सीए पढ़ाऊं, बीकॉम पढ़ाऊं, 11th 12th पढ़ाऊं, बिजनेस से मतलब नहीं है। यूपी और बिहार मेरा एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, और यही तीन चीज अगर मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा अलग सेगमेंट है। अब इसको मैंने बांटा है ज्योग्राफी के हिसाब से, ना कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो ये मेरे कौन से सेगमेंट हुए? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो आप दो तरीके से अपने सेगमेंट बना सकते हो, बिजनेस के आधार पे और ज्योग्राफी के आधार पे। रीड करो, दैट डिस्टिंग्विशेबल, ये याद करना है आपको, उधर भी सेम वर्ड थे। दैट डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, बोलो, providing goods and services in a particular environment subject to risk and return that are different from those component in another environment। Subject to the risk and return that are different from component operating in other environment। तो अगर मैं एक इन्वायरमेंट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हूं और वो सेम चीज को मैं अदर इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो रिस्क एंड रिटर्न चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं तो आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाने चाहिए, नहीं हो रहे तो नहीं बनाने चाहिए। अब जैसी मैं चीज कोटा में बेच रहा हूँ, वो कि वही चीज मैं जयपुर में बेचूं, तो कोई ऐसा फर्क ही नहीं दिखेगा मुझे। ठीक है, जयपुर तो अपन जाते हैं ना, राजस्थान में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, राजस्थान में अपन कहीं जाते हैं ना, अपन को लगता ही नहीं है अपन कहीं दूसरी जगह आए हैं। आप बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, कोटा में तो है ही। मतलब रोड के हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा अलग नजर नहीं आता मुझे। कई बार तो कुछ जगह पे ऐसा लगता है मैं कोटा में ही हूँ, कोटा की किसी गली में हूँ। मतलब अपना डिजाइन जो है ना वो ऐसा है कि बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता। इनफैक्ट आप राजस्थान और एमपी में भी ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर आप उधर साउथ जाओगे तो अलग दिखेगा, बहुत चेंज है। फिर महाराष्ट्र जाओगे अलग दिखेगा, ठीक है, गुजरात अलग दिखेगा। लेकिन अपने यहाँ जो ये नॉर्थ के जो है कुछ यूपी, अरे अपना ये हो गया, राजस्थान हो गया, स्पेशली मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ तो नहीं गया मैं, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, तू भी नहीं गई छत्तीसगढ़, तो पिकनिक में छत्तीसगढ़ ही चले। हाँ, छत्तीसगढ़ अच्छी जगह नहीं है क्या? इतने नक्सलाइट रहते हैं वहाँ पे, उनसे मिल के आएंगे, उनके बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि आप इस परिस्थिति में कैसे आए। मेरे को तो बहुत शौक है ऐसे लोगों से मिलने का, मैं तेरे से कितना मिलता हूँ। तो आप मुझे क्या बोलना चाह रहे हो? तो बच्चों सामने देखो, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप सेगमेंट तभी बनाना जब आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो, सेम हो। ये सारी बातें कहाँ से निकली कि मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर आप कोटा में कोई बिजनेस कर रहे हो और आप सेम बिजनेस जयपुर में डाल रहे हो और आपको कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो कोटा और जयपुर को ग्रुप करके एक ही मानो फिर। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यही बिजनेस मैंने यूपी में शुरू किया, तो रिस्क और रिवॉर्ड में, जैसे कोचिंग का बिजनेस, क्या मैं जो फीस यहाँ ले रहा हूँ यूपी और बिहार में ले सकता हूँ? इतने सालों से एलएन यूपी और बिहार में क्यों नहीं किया? जबकि बच्चा यूपी एंड बिहार से ही यहाँ आता है, उनका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस यहाँ है, उनको पता है जो फीस वो यहाँ दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ छटनी होके बच्चा आ रहा है, और बच्चा जो पढ़ने वाला है वो तो बहुत है जो वहीं पे पढ़ रहा है। उसने वहाँ पे क्यों नहीं डाला? क्योंकि एलएन कभी क्वांटिटी में खेलना ही नहीं चाहता, उसे तो प्राइस में ही खेलना है। उसे इससे मतलब नहीं है कि मैं 1 लाख बच्चा 10,000 रुपये में पढ़ा दूँ, उसे तो 10,000 बच्चा 1 लाख रुपये में पढ़ाना है।
उसका यही है शुरू से। अब वो चेंज हो रहा है जब बच्चा यहाँ कम आ रहा है। उसने अभी सेंटर डाले हैं, बिहार में भी डाले हैं, अभी सीकर में डाला है, उसने इधर डाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डाला है भाई, अभी कुछ सीकर में बहुत बड़ा प्लांट कुछ इन्वेस्ट किया है उसने, पता नहीं क्या जो भी है। बात सुनो इधर, अगर आपको कहीं पे भी बिजनेस डालने पे सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप उसे डिस्टिंग्विशेबल सेगमेंट नहीं कह सकते। डिस्टिंग्विश होने के लिए उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाने के बाद चेंज होने चाहिए। सेम यही बात बिजनेस सेगमेंट पे भी लागू होती है। अगर मैं इस बिजनेस में हूं और इस बिजनेस में हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड में कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप उनको एक ही सेगमेंट मानोगे, अलग अलग सेगमेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है आगे, अभी तो आ जाएगा समझ में, आगे आपको बहुत काम आएगी ये चीज। सुन रहे हो ना बराबर? तो वापस बोलो मेरे साथ, एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होने के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड का अलग होना जरूरी है। वो रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से अलग हो या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग हो, बट वो अलग होने चाहिए। ज्योग्राफिकल एरिया को भी बांटने के कुछ बेस, जैसे उधर थे ना ऐसे इधर भी है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिसाब से, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है 2 स्टेट में तो ऑलमोस्ट सेम रूल है, और एक स्टेट में बीजेपी एक स्टेट में कांग्रेस है तो अलग अलग रूल है। तो पॉलिटिकल के हिसाब से ये बिजनेसमैन ऐसे ही तो करते हैं, ये बिजनेसमैन सारे ऐसे ही करते हैं। इनको पता है कि जब अगर महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस है तो ये उसी हिसाब से चलेंगे। अरे महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटका में, ठीक है, और उससे पहले बीजेपी थी तो इस तरीके से चलते थे, ठीक है। बिजनेसमैन है जो इस देश को चलाते हैं, ठीक है। होता है नेता लोग, नेता को भी ऊपर बिजनेसमैन होता है, सबसे ऊपर बिजनेसमैन, ठीक है, वो चलाते हैं सबको। उन्हें पता है कहाँ पे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। वो खुल के नहीं आते हैं सामने, वो पीछे से चलाते हैं, ठीक है। आप एक ही बिजनेसमैन, आज आप सोचो राहुल गांधी अपने 50 भाषण में अडानी अंबानी चिल्लाता है, ठीक है, फिर भी अडानी ने किसी ने राहुल गांधी पे मानहानि का दावा क्यों नहीं किया, डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं किया? इतने बड़े बड़े जाइंट्स है और उसको पता है राहुल गांधी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी अब बना है, इसके पहले तो कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे भी नहीं था। ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, प्रेसिडेंट भी नहीं था, प्रेसिडेंट भी मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो कर देता डिफॉर्मेशन केस, डाल देता जेल में। इतने बड़े बड़े लोग हैं और हर चौथे भाषण में उसके मुंह से ये A1 A2 निकलता है। अब उसने कोड वर्ड यूज किए A1 A2, पहले तो खुलेआम अंबानी अडानी, तो क्यों नहीं डाला? इनको पता है कि जिन स्टेट में ये लोग हैं उन स्टेट में भी हमें बिजनेस करना है। बिजनेसमैन को सिर्फ बिजनेस दिखता है और पैसा दिखता है, उसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसको लगता है कि मेरे नाम से तेरा भला हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे को क्या मतलब, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनको। तो आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी सेगमेंट को ज्योग्राफिकली डिफर कर सकते हो कि यहाँ एक पार्टी की कांग्रेस सरकार है, यहाँ एक पार्टी की सरकार है, तो यहाँ वैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिलेगा, यहाँ वैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे कांग्रेस का जो बिलीफ है वो कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा कम है और सोशलिज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, और बीजेपी का जो बिलीफ है वो कैपिटलिज्म पे थोड़ा ज़्यादा है, सोशलिज्म पे थोड़ा। आइडियोलॉजी होती है ये दो आइडियोलॉजी, बहुत तगड़ी है, इतनी बढ़िया राइटिंग। दब बीजेपी आ गई कांग्रेस से। तो नेक्स्ट, अब सेकेंड ऑपरेशन। अब ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से तो बांट ही सकते हो आप कि एमपी में अलग, बिहार में अलग, या इंडिया में अलग और आउटसाइड इंडिया अलग, ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। ऑपरेशंस के हिसाब से भी आप सेगमेंट को अलग कर सकते हो। ऑपरेशंस मतलब जैसे यहाँ पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो, वहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज, जैसे अभी मैं कह रहा था कि जहाँ कैपिटलिज्म ज़्यादा प्रमोट होगा वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी, और जहाँ कैपिटलिज्म कम होगा वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी। आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमें बांटना पड़ेगा। लास्ट ये टिक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा।
देखो सुनो सुनो, अ सिंगल ज्योग्राफिकल सेगमेंट, अगर एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, बराबर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट इंक्लूड ऑपरेशंस, इसमें ऐसे ऑपरेशंस नहीं आएंगे जिसमें रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट है। जैसे आपने राजस्थान को एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट माना और एमपी को अलग माना, लेकिन राजस्थान में, कोटा में और जयपुर में बिजनेस करने में रिस्क एंड रिटर्न बिल्कुल अलग आ रहे हैं। आप कोटा में बिजनेस कर रहे हो एकदम अलग, और वही बिजनेस आप जयपुर में कर रहे हो एकदम अलग, एकदम अलग। तो फिर आप कोटा और जयपुर को एक सेगमेंट नहीं मान सकते। ये बात लिखी हुई है इसमें, ये बात लिखी हुई है इसमें, आपको उन दोनों को क्या मानना पड़ेगा? अलग अलग मानना पड़ेगा। ये तो एक बात। अब दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसे ज्योग्राफिकल सेगमेंट में हो जिसमें आप एक सिंगल कंट्री को भी पूरा सेगमेंट मान सकते हो, इनफैक्ट आप पूरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को भी पूरा सेगमेंट मान सकते हो, जैसे एशिया। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें कि एशिया में आपको कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसा मिलेगा। जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थोड़े हद तक चाइना, चाइना का थोड़ा अलग है कल्चर, बट ये जिनके मैंने नाम लिए, इन कंट्रीज में आप कभी बिजनेस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। इनका पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, लैंग्वेज को छोड़ दे अगर अपन, लैंग्वेज तो इंडिया में ही 50 है, लैंग्वेज तो इंडिया में ही 50 है, तो लैंग्वेज को अगर छोड़ दे तो बाकी इस रहन सहन में काफी सिमिलैरिटी नजर आएगा, क्योंकि अखंड भारत का हिस्सा है ना ये, अखंड भारत का हिस्सा है। तो आप इन सारी कंट्रीज को एक सेगमेंट भी मान सकते हो, ये कह रहा है ये। बट शर्त क्या है? रिस्क एंड रिटर्न सेम होने चाहिए ना, एक मान रहा हूं तो। अगर अलग है तो फिर दोनों को अलग अलग मानना। फिर बोल रहा हूं, ये लाइन 3 करोड़ की है, लिख दो, 3 करोड़ की लाइनें। कितने करोड़ की? अगर आपका सिंगल ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, उसमें कोई ऐसे ऑपरेशंस नहीं आ सकते जिसका रिस्क एंड रिटर्न सिग्निफिकेंटली क्या है? डिफरेंट। एग्जांपल लिख लो, अगर आप कोटा और जयपुर को एक सेगमेंट मान रहे हो, लेकिन कोटा और जयपुर में रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, तो आप उसको एक सेगमेंट नहीं मान सकते, आपको दोनों को अलग अलग सेगमेंट मानना पड़ेगा। फिर आप स्टेट वाइज सेगमेंट ना बना के सिटी वाइज बनाओ। सुना? सुना? और इसके उल्टे, इसके विपरीत, अगर 2 कंट्रीज में भी काम कर रहे हो तो कहने को तो 2 कंट्री है, लेकिन दोनों में रिस्क एंड रिटर्न सेम है, तो आप दोनों को एक सिंगल सेगमेंट मान। सुन रहे हो? इस पे वापस चर्चा नहीं करूंगा, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? एग्जांपल लिख लेना बराबर। हाँ बेटा बोल, पलक जल्दी बोल, पलक पलक जल्दी। किससे क्या है? प्रॉफिट से है, कॉस्ट से है, सेल से है, और रिस्क तो हर तरह की जो होती है, हाँ सेम बिजनेस में। जैसे यही माइक अगर मैं कोटा में बेचूं तो 5% रिस्क है कि ये नहीं बिकेगा, और यही माइक अगर मैं जयपुर में बेचूं तो 25% रिस्क है कि ये नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां पे लाउड स्पीकर को लेकर कोई रूल बना हुआ है, तो कोई माइक यूज ही नहीं करता। ये ऐसे ही तूने पूछा तो एकदम दिमाग में आया, ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फिर यहाँ का रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है? अलग अलग है। सेम इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को। आप सोलर पैनल, हाँ क्या कह रहा है? नाइट क्लब। वाह वाह, मैं जो दे रहा था उससे भी बढ़िया दिया है तुमने, तो यही लेते हैं। आप कोई नाइट क्लब यहाँ खोलो और गोवा में खोलो तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल अलग। यहाँ नाइट क्लब का इतना कल्चर नहीं, वहाँ है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और यहाँ आ रहा है क्या ऐसा कोई कल्चर? चक्कर तो सब जगह लगा के आया कर बराबर, है ना। 12-1 तक भी कुछ खुले हो तो बराबर देखा कर। वीडियो देखने का तो टाइम नहीं है तेरे पास। हाँ, नाइट क्लब सारे देख रखे हैं तूने। 11 बजे बंद होते हैं, 12 बजे खुलते हैं साले। तो नाइट क्लब अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें आप एक जगह पे खोलोगे और दूसरी जगह पे खोलोगे तो भले वो दोनों सिटी इंडिया में ही है, लेकिन रिस्क एंड रिटर्न क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अच्छा, गोवा में तो इसलिए भी है कि वहाँ फॉरेनर्स और टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से उनकी पॉलिसी का पार्ट है, उन्होंने हर चीज़ लीगलाइज कर रखी है। कैसीनो लीगल है वहाँ पे? क्या लीगल है भाई कैसीनो में? फिर
बोर्ड पे जाओ आप, वो तो पानी में नहीं। मैंने जो जनरल सुना है वो तो यही है कि वहाँ कसिनो वसिनो में जाते हैं और इलीगल है, वहाँ जुआ हुआ लगाते हैं। अच्छा, लैंड पे नहीं है, तो फिर लैंड पे चलते तो है, मूवीज में भी दिखाते हैं, बॉलीवुड मूवीज में, वो सब पानी पे थोड़ी दिखाते हैं। चलो ये भी टिक कर लो। आप जो यहां से कल पढ़ाऊंगा, यहां से कल पढ़ाऊंगा, सुन लो। आप जो भी सुनो, आप जो भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बांटोगे वो आप लोकेशन, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की लोकेशन के हिसाब से बांट सकते हो या कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से। जैसे मेरे 85% कस्टमर जो है, मैं ऑपरेट भले कोटा से करता हूं लेकिन मेरे 85% कस्टमर फॉरेनर है। मैं काम वैसा कर रहा हूं कि जिसमें फॉरेनर्स को ज्यादा वो सर्विसेज चाहिए होती, तो मैं अपने कस्टमर के हिसाब से सेगमेंट बना सकता हूं, कस्टमर के हिसाब से, क्योंकि मेरे 85% बाहर है और 15% इंडिया में, जबकि मैं खुद इंडिया में हूं। एक तो ऐसा हो गया। और एक आप अपनी लोकेशन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मेरी 4 फैक्ट्री इधर है, 5 फैक्ट्री उधर है, 2 फैक्ट्री उधर है, तो मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तो हर जगह फैक्ट्री है, तो मैं अपने बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से सेगमेंट बना सकता हूं। तो सेगमेंट आपको जैसे बनाने हो बना सकते, लेकिन ये कहलाएंगे ज्योग्राफिकल सेगमेंट, क्योंकि इसमें बिजनेस की बात नहीं हो रही। जहां गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो जाएगी वो बिजनेस सेगमेंट है। और याद रखना, बिजनेस सेगमेंट लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बिजनेस सेगमेंट बनाना भी बहुत आम बात है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाने में दिक्कत आती है। सुना क्या बोला मैंने? बिजनेस सेगमेंट हर कोई बना लेगा। अगर मैं 5 अलग अलग बिजनेस में हूं तो मेरे 5 बिजनेस सेगमेंट, 12 बिजनेस में हूं तो 12 बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, ज्योग्राफिकल के हिसाब से आपको डीप जाना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट में आपको इतनी दिक्कत, क्योंकि वो किसके हिसाब से बनते हैं? गुड्स एंड, और वो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें एक का रिस्क एंड रिटर्न दूसरे से अलग हो। अलग वाली बात तो होनी ही। अब अगर मैं ये चीज दे रहा हूं और ये चीज दे रहा हूं, दोनों में रिस्क एंड रिटर्न सेम है, मार्जिन भी 10% है, तो दोनों के लिए अलग सेगमेंट बनाने की जरूरत, दोनों को एक ही सेगमेंट में दिखा दो, बस। कल देखेंगे बाकी। ज्योग्राफी का